आइसोटोन तक। तो लिखिए आइसोटोन के बाद चौथा लिखिएगा आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स लिखिएगा इसमें टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ different elements, two or more than two atoms of different elements having different atomic number and different mass number but difference of neutrons and protons, but difference of, लेकिन चमकता है ये, but difference of neutrons and protons are same called आइसोडाइफर्स। हमने लिखा है कि टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। दो या दो से अधिक एक अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग और मास नंबर भी अलग अलग होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम लिखते हैं यूरेनियम 92 235 और फिर लिखते हैं थोरियम 90 231, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 235 में से 92 घटाओगे तो 143 आएगा। यहाँ पर निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90, नंबर ऑफ प्रोटॉन 90 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 141 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 143 माइनस 92 कितना हो जाएगा 51। यहाँ भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर दीजिए, 141 माइनस 90 कितना आ गया 51। देखिए दोनों में डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा आइसोडाइफर्स कहलाएगा। नोट करिए जल्दी, यानी आइसोडाइफर्स सीधा ध्यान रखना है कि आइसोडाइफर्स जो होता है वो दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर भी अलग अलग और मास नंबर भी अलग अलग होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होता है वो सेम होता है। वैसे को हम लोग बोलते हैं आइसोडाइफर्स। जल्दी लिखिए, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा आइसोडाइफर्स होगा।
हो गया? ये बात क्लियर हो गया कि आइसोडाइफर्स किसे कहेंगे। चलिए मिटा दे इसको। चलो अब लिखिएगा आइसोडाइफर्स के बाद पांचवा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखिए। टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू chemical species having same number of electrons, two or more than two chemical species having same number of electrons are called isoelectronics, are called isoelectronics. Two or more than two chemical species having same number of electrons are called isoelectronics. यानी हमने यहाँ पर एटम का जिक्र नहीं किया है। इससे पहले जितना भी हम लिखे थे उसमें टू और मोर देन टू एटम्स का बात किए थे, लेकिन यहाँ पर टू और मोर देन टू केमिकल स्पीसीज का बात हुआ। तो केमिकल स्पीसीज जो होता है वो एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। मतलब जितने भी चीजें हैं ये सब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, ये सब क्या है? केमिकल स्पीसीज है। बात समझ में आया? तो अब ये चेक करना है कि मतलब केमिकल का बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो? सेम हो। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं। हमने लिखा सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने लिखा N2 नाइट्रोजन गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 7 7 14। एक नाइट्रोजन के पास 7 तो दो के पास 14 हो जाएगा। फिर हमने लिखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 6 हो गया कार्बन के पास और 8 हो गया ऑक्सीजन के पास, तो 8 6 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने लिखा CN माइनस साइनाइड, साइनाइड में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। 7 हो गया नाइट्रोजन के पास और 6 हो गया कार्बन के पास, 7 6 13 एक माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया? 14। फिर हम लिख सकते हैं NO प्लस नाइट्रोसाइलियम आयन, NO प्लस नाइट्रोजन का 7 ऑक्सीजन का 8, 8 7 15 हुआ, 15 में से एक गायब हो गया, बाहर निकल गया, तब ना प्लस चार्ज आया, तो कितना बच गया? 14। यानी आप देख सकते हैं कि ये पूरे में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है? सेम है। इसका मतलब कि ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा सॉरी 14 है, नोट करिए जल्दी। और वहीं पर 6 नंबर हो जाएगा आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स 2 और मोर देन 2, 2 or more than 2 chemical species, 2 or more than 2 chemical species having same
number of electrons as well as same number of atoms with same electronic configuration called isoesters आइसोएस्टर्स में थोड़ा सा बदलाव हो गया। इसमें लिखाया 2 और मोर देन 2 केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या तो सेम ही होगा, साथ ही साथ उसमें एटम का भी संख्या सेम होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोएस्टर्स बोलेंगे। ऊपर वाला मिटा दें। अब इसी एग्जांपल में आप देखिए, अगर हम सिलिकॉन को हटा दें तो ये आइसोएस्टर्स का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन में एक ही एटम था, इलेक्ट्रॉन का संख्या भले ही 14 था लेकिन एक ही एटम था, फेल हो गया, वो बाहर निकल गया। इस सब में देखो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या सेम है और सब में एटम भी सेम है, सब में दो दो एटम है। N2 में भी 2 नाइट्रोजन, CO में 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, Cl में 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, NO में 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो एटम भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम, और जब इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, मतलब कि ये जो होगा किसका एग्जांपल हो जाएगा, आइसोएस्टर्स का। इसी को नोट कर लीजिए एग्जांपल में। तो यहां लिख देते हैं ऑल आइसोएस्टर्स आर द examples of isoelectronics, but all isoelectronics are not the examples of आइसोएस्टर्स। सारा का सारा आइसोएस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन सारा का सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइसोएस्टर्स नहीं हो सकता है। जल्दी फटाफट नोट करिए। हाँ सर। हो गया। तो ये था टर्म्स एंड एप्लीकेशंस, जो भी छोटा छोटा चीज था वो हम सब बच्चों को थोड़ा सा पढ़ना है वेव के बारे में।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और तब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ना है हम लोग को। तो आप हेडिंग डालेंगे, मिटा दे इसको, तो आप हेडिंग डालोगे वेव, हेडिंग डालिएगा वेव। ये सब छोटा छोटा पॉइंट जानना जरूरी है। वेव नीचे लिखिए एरो देकर, लिखिएगा वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द displacement of particles. Wave is the mode of transfer of energy without the displacement of particle. जब वेव सोर्स से निकलकर जब वो मूव करता है, गमन करता है, तो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे साउंड एक वेव है, और जब हम बोल रहे हैं तो मेरा आवाज आपके कानों तक पहुंच रहा है, यानी ये तय है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, और मीडियम क्या है? हवा है, एयर है। यानी जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से एनर्जी निकल रहा है, और हमारे पास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं। वाइब्रेट होने के बाद वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं, और ये एनर्जी ट्रांसफर होते होते आपके पास पहुंच जा रहा है। यानी इस एनर्जी को पहुंचाने का काम किया एयर पार्टिकल्स। लेकिन क्या एयर पार्टिकल्स ट्रांसफर हो गया? बिल्कुल नहीं। एयर पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही है, बस वो केवल एनर्जी लेकर वाइब्रेट कर गया, लेकिन उसका पोजीशन वही है, बस वो एनर्जी को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। और इस प्रकार से मेरा आवाज आपके कानों तक पहुंच गया। इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो। कभी कभी गांव में तुम देखोगे कि जब यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें क्या करता है लोग कि बहुत दूर दूर तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। और एक चीज गौर करना, जो लाउड स्पीकर तुम्हारे छत पे लगा हुआ है और एक लाउड स्पीकर तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर का दूरी पर लगा हुआ है, तो जब गाना बजेगा उसमें तो तुमको पता चलेगा कि पहले तुम्हारे छत के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा है ना, उसका आवाज तुमको पहले सुनाई देगा, और यहाँ का आवाज जब खत्म होगा तब 1 किलोमीटर वाला आवाज तुमको तुम्हारे पास पहुंचेगा, सुनाई देगा। इससे ये पता चल रहा है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम तो चाहिए, और साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाने में कुछ टाइम टेकिंग भी लेता है, कुछ समय भी लगता है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब सूरज से लाइट चलता है तो वो भी कुछ समय लेता है पृथ्वी पर आने में, लगभग 12 या 13 मिनट का समय लेता है वहां से पृथ्वी तक आने में। हमको मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, आप एक बार देखिएगा, मतलब कुछ समय लगता है आपको उस लाइट को सन से निकल करके और पृथ्वी तक आने में। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जब एक सोर्स से निकलकर दूसरे जगह जाते हैं तो वहां पर टाइम टेकिंग लगता है, स्मॉल टाइम गैप मौजूद होता है। बात समझ में आया? तो यही चीज है, हमने यही चीज लिखा है कि वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बिना पार्टिकल को डिस्प्लेस किए एनर्जी का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। ठीक ना? दूसरा बात यहां लिखते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव is the perpendicular combination of electric field
और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। आप एनसीईआरटी में देखोगे एक रंगीन चित्र बनाकर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक रंगीन चित्र है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उसमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और ये चल देखिए, हाँ वही वाला फिगर आप देखिए, वो फिगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 27 नंबर पेज है शायद, है ना? है 30 से, हाँ 37 नंबर पेज है, 37 नंबर। तो ये चीज है। अब देखिए, तो ये दो बात हमने यहाँ लिखवाया। अब हमको ये चीज दिखाना है कि वेव का प्रोपेगेशन होता कैसे, चलता कैसे है। तो हमने क्या किया, ऐसे लिया और वेव का मूवमेंट हम दिखा रहे हैं। देखिए, वेव जो होता है वो ऐसे जो है वो आगे बढ़ता है, ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। और उसमें एनसीईआरटी में 3D में दिया हुआ है, हम 3D में नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे बना के आप देख सकते हो। हमने यहाँ रिजल्टेंट को लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट है उसी को हमने लिख दिया। ठीक ना? अब आप देख लो, ये जो ऊपर वाला है इसको क्रेस्ट कहा जाता है। क्या कहता है? क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी होता है, जैसे पर्वत का चोटी होता है उसको क्रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये है क्रेस्ट। और जो ये होता है ना नीचे वाला पोर्शन, इसको ट्रफ कहा जाता है। ट्रफ का मतलब होता है गर्त। गर्त हिंदी होता है गर्त। गर्त मतलब होता है खाई। जैसे पर्वत श्रृंखला तुम देखोगे ना, पर्वत श्रृंखला तो वैसा ही दिखाई देगा, चोटी गर्त ऐसे दिखाई देगा, है ना? तो ये है, फिर ये है ट्रफ। ट्रफ है ये। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, यानी ये जो दूरी होता है, वेवलेंथ जिसको लैम्डा कहा जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और ये जो हाइट आप देखते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। नोट करिए जल्दी। ऊपर वाला मिटा है ना, ये लिखते हैं यहाँ पे, लाइट इज considered as an electromagnetic wave which travels with a speed of 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रेवल करता है किस स्पीड से? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहां पर एक बात पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव का
कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इधर मिटा दइए, मिटा ना। वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे वेवलेंथ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वेवलेंथ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? तो वेवलेंथ। मिटाया पूरा ये वाला, बोलो। वेवलेंथ के बारे में बात किया जाए तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड wavelength, is called wavelength. It is denoted by lambda and is measured in terms of angstrom, micrometer, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, etc। ये बात भी आपको पता है। 1 एंगस्ट्रम = 10 का पावर -8 सेंटीमीटर और 10 का पावर -10 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर = 10 का पावर -4 सेंटीमीटर और 10 का पावर -6 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 का पावर -7 सेंटीमीटर और 10 का पावर -9 मीटर होता है। ये यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। नोट करिए जल्दी फटाफट। बात सब क्लियर है? ये मिटाए ऊपर। हो गया। दूसरा लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी
it is defined as number of waves or cycles passing through a given point in 1 second. It is defined as number of waves or cycles passing through a given point in 1 second. इसी में लिखते हैं it is denoted by nu and is measured in terms of CPS साइकिल पर सेकेंड, चाहे पर सेकेंड और चाहे हर्ट्ज. It is defined as number of waves or cycles passing through a given point in 1 second. एक दिए हुए पॉइंट से 1 सेकेंड में जितना बार वेव और साइकिल पास होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. यानी सीधी सी बात है कि फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा होगा जिसका स्पीड ज्यादा होगा. बात समझ में आया? तो यहां से एक बात निकलता है कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा. स्पीड ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी और लेमडा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. बात समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, जहां पर न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट जो कि फिक्स होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया वेवलेंथ, ये हो गया वेवलेंथ. नोट करिए जल्दी. हो गया? बेटा दे. चलिए अब आता है स्पीड और वेलोसिटी. तीसरा स्पीड और वेलोसिटी लिखेंगे. इट इज डिफाइंड एज defined as distance traveled by the wave per unit time. Distance traveled by the wave per unit time. It is defined as distance covered चाहे distance traveled by the wave per unit time. It is denoted by C और V.
C और V and is measured in terms of मीटर पर सेकेंड। हमने लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये होता है अदिश राशि और ये होता है सदिश राशि, सदिश राशि। मतलब स्केलर क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। अगर यहां से गांधी मैदान जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से गांधी मैदान जाने का इनफाइनाइट रास्ता है, उन इनफाइनाइट रास्ता में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ आया? और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां से गांधी मैदान जाना है तो आपको दिशा दे दिया गया कि इस डायरेक्शन में इतना एंगल से आप सीधे चले जाइए, आप गांधी मैदान पहुंच जाइएगा। अगर आपको ये बंदा चाहता तो बोलता कि पहले आप कंकड़बाग जाइए, मलाही पकड़ी चौक, वहां से चले जाइए वो क्या है मतलब कि उधर एम्स साइड, और एम्स साइड से घूमते घूमते बोलेगा कि आइए गांधी मैदान। तो वो बंदा आपको घुमा दिया, वो डिस्टेंस ट्रेवल करवा दिया, और जो सबसे शॉर्टेस्ट रहा वो डिस्प्लेसमेंट रहा आपका। बात समझ क्या बोल रहे हैं? तो लाइट के केस में ऐसा नहीं है। लाइट के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीज है, क्योंकि लाइट जब हो वो चलता है, सोर्स से निकलता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। बात समझ में आया? जब यहाँ बल्ब जला तो ये बल्ब का लाइट डायरेक्ट आपके पास पहुंचा है, एकदम स्ट्रेट है। ऐसा नहीं है कि लाइट जलाए यहाँ आजोरा किया उनका बगल वाले घर में जाके और फिर वहां से घूम के आपके पास आया, ऐसा नहीं है। इसीलिए इन केस ऑफ वेव स्पीड और वेलोसिटी आर सेम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर सेम। बात समझ में? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो लाइट जब सोर्स से निकलता है, मान लीजिए कि वहां बल्ब जला और यहाँ पर लाइट को आना है तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन में सीधा यहीं पर आ गया। बात समझ में है ना? तो इसीलिए लाइट जो होता है उसमें हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही डेफिनेशन सेम लिखेंगे, लेकिन वही जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे, बड़े बड़े पार्टिकल का बात करोगे, वहां पर मूवमेंट स्पीड और वेलोसिटी का बात करोगे तो वो दोनों दो चीज हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी का बात होने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये चीज है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। हो गया? चलो, तो अब हम आते हैं, चौथा नंबर है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर लिखिएगा। It is the
reciprocal of wavelength. It is the reciprocal of wavelength and is defined as and it is defined as number of waves per meter, and it is defined as number of waves per meter. ठीक है, per meter. It is denoted by nu bar and is measured in terms of per meter, यानी न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा. ये हो गया न्यू बार वेव नंबर और लैम्डा हो गया वेव लेंथ. रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब 1/लैम्डा क्या है? रेसिप्रोकल. वेवलेंथ का रेसिप्रोकल हो गया ये वेव नंबर, या तुम इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर. एक मीटर में जितना वेव होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेव नंबर बोलेंगे. नोट करिए. हो गया? हो गया? देखिए अब आते हैं हम लोग टाइम पीरियड. 5वां नंबर ना, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड डेफिनेशन होगा टाइम टेकन by the wave time taken by the wave for one complete vibration or cycle. Time taken by the wave for one complete cycle or vibration is called time period. Time taken by the wave for one complete cycle or vibration is called time period. It is denoted by T and is measured in terms of second. यानी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा. बहुत तेज गति से चलने वाला बहुत जल्दी पहुंचता है, टाइम कम लगता है ना. तो फ्रीक्वेंसी जिसका बहुत ज्यादा है उसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा. यानी इनवर्स का रिलेशन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी. ये है टाइम पीरियड और ये है फ्रीक्वेंसी.
हो गया। अब लिखिए एम्पलीट्यूड, छठा ना, एम्पलीट्यूड लिखिएगा हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, डेप्थ ऑफ ट्रफ is called, height of crest or depth of trough is called amplitude. It is denoted by a small a and is measured in terms of angstrom, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, etc. जितना भी डिस्टेंस का यूनिट है लेंथ मापने का, वो सब यूज किया जाता है, जैसे वेवलेंथ में होता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन केवल लिख के याद कर लेना है, काम खत्म। इसका बहुत ज्यादा उपयोग केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन का बात आता है, ए वेव हैज वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, wave number and time period of the wave, टाइम पीरियड। बस इतना ही, बनाइए इसको। मिटा दिया इसको। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन जल्दी बनाइए। तो आपको हम थोड़ा हिंट्स कर दें कि इसका वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला हम लिखवा दिए, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी हो जाएगा आपका 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है, उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऊपर में भी क्या है, मीटर है ना, तो नीचे में भी मीटर होना चाहिए। तो 6000 को हम लोग मीटर में चेंज कर लिए, तो 10 का पावर -10 मीटर। देखिए ये मीटर मीटर कट जाएगा और ये हो जाएगा 3/6 इंटू 10 का पावर 8 7 15 हो जाएगा। अब ये देखो 3 दूना 6 मतलब 0.5 इंटू 10 का पावर 15 पर सेकेंड, या इसके साथ 5 इंटू 10 का पावर 14 पर सेकेंड। हो गया, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा निकालना है न्यू बार वेव नंबर, तो 1 बाई लेमडा, 1 बाई 6000 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 का पावर 7 बाई 6 पर मीटर, तो 10 गुना 10 का पावर 6 बाई 6 पर मीटर। भाग दोगे, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 3 एकम में 3 और 2 3 छक 18 और 2 3 छक 18, इतना गुना 10 का पावर 6 पर मीटर आंसर होगा। और वही अगर टाइम पीरियड पूछ दिया तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तुम निकाल लिए हो 5 इंटू 10 का पावर कितना 14, तो ये पर सेकंड में है, अब ये सेकंड में बदल जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा
2 × 10⁻14 सेकेंड या 2 × 10⁻15 सेकेंड हो जाएगा। दोनों चीज निकल गया, तीनों चीज जल्दी नोट करिए फटाफट। हो गया? हो गया? एक क्वेश्चन और बनाइए। यहाँ पे हमने क्या किया, 4000 एंगस्ट्रॉम कर दिया, बाकी सब चीज निकालिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हो गया? बन गया? सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना कर दें, 4 कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 4, यानी ये 3/4 हो जाएगा। अब भाग देंगे वहां पर, तो 0.4728 29 30 4 5 20, ये हो जाएगा, यही ना होगा? अब ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ये 75 × 10⁻12 पर सेकेंड आएगा, यही ना आएगा? आएगा ना? अरे भाई 0.75 रहा, 2 शून्य से गुना कर दिए इसमें, तो ये बार सॉरी 13 ना, 13 हो जाएगा।
और फिर यहाँ पर न्यू बार जो होगा 1/λ मतलब 4000। तो ये हो जाएगा कितना 10⁻7 4। इसको आप लिख सकते हैं 10 और यहाँ लिख देते हैं कितना 4। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 5 20 कितना पर मीटर नहीं हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी अब आ गया आपका 75 गुना 10⁻13 पर सेकंड से भाग दे दिए। ये हो जाएगा 10⁻13 है ना 10⁻13 बाई 75। अब यहाँ पर लिख देते हैं क्या 100 गुना 10⁻11 बाई 75। 25 चौका 100 25 तिया 75। ये हो जाएगा 1.3618 19 20 3×18 मतलब 1.67 इंटू 10⁻11 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आया। क्लियर हो गया। चलिए तो इस प्रकार से वेव के बारे में बता दिए। अब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन लिखिएगा। According to Planck's light or energy is accumulation of a small energy packets. According to Planck's, light or energy is accumulation of a small energy packets which travels in discrete manner with a speed of 3 into 10⁸ meter per second. According to Planck's, light or energy is accumulation of a small energy packets which travels in discrete manner with a speed of 3 into 10⁸ meter per second. Each packets of light or energy is called quanta of light। यानी एक सोर्स है और यहां से लाइट इमिट कर रहा है तो ये पैकेट के रूप में निकलेगा जी। एक पैकेट, दो, दूसरा पैकेट, उसके जस्ट पीछे तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ऐसे निकलेगा। यानी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स के अनुसार ये जो लाइट और एनर्जी होता है वो एक कॉम्युलेशन होता है किसका, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स का। बहुत सारे
स्मॉल एनर्जी पैकेट्स मिल करके लाइट बनाता है। और प्रत्येक पैकेट जो है वो डिस्क्रिएट मैनर में चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हर तरफ मूव करते रहता है, जिसका स्पीड कितना होता है, और इसी प्रत्येक स्मॉल पैकेट्स जिससे लाइट बना हुआ है उसका नाम इन्होंने क्या रखा था, क्वांटा। और आइंस्टीन ने इसी क्वांटा का नाम बाद में फोटॉन रख दिया। बात समझे? ये जो एवरी पैकेट्स आप देख रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटा ऑफ लाइट। यही है क्वांटा ऑफ लाइट। और बिटवीन टू पैकेट्स स्मॉल टाइम गैप होता है, मतलब एक पैकेट निकला जस्ट कुछ समय का, बहुत छोटा समय होता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, एंड सो ऑन निकलते रहता है। बात समझे? नोट करो इसको, यहां लिख देते हैं एनर्जी ऑफ ईच पैकेट is directly proportional to frequency of light. Directly proportional to frequency of light. Energy of each packet is directly proportional to frequency of light. लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरी पैकेट का एनर्जी। हो गया? बोलिए। हो गया? तो यहां पर हम मिटाते हैं इसको और सीधा हम फॉर्मूला लिखते हैं, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे इसके आगे। और ये जो होगा मतलब एनर्जी ऑफ क्वांटा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आता है एच, और आपको पता है अभी लिखे थे कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, इसलिए हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये हो जाता है, जहां पर ई क्या है, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ क्वांटा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, और ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां लिख देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ये जूल सेकेंड लिखे हैं, जे एस जूल सेकेंड। बाकी अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, इसका एप्लीकेशन अगले क्लास में बताएंगे, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है।